नमस्ते। तो कैसे हो आप सब? आप सभी का आपके YouTube चैनल मीठी स्टडी क्लासेस में बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज हम ओ शदानीरा का पार्ट 2 वीडियो बनाएंगे। तो इससे पहले जो था पार्ट 1 बनाए थे, जो कि आधा चैप्टर का संपूर्ण अर्थ बताए थे, तो इसमें इसका पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और ऑल का बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन दबा ले, ताकि मेरा जो भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चंपारण में नीले गोरे अपना पूरा आतंक फैला रखे थे और आतंक और दैन्य समृद्धि और बेबसी के उस आलम में सन 1917 के अप्रैल मास में एक बिजली सी कौंधी। चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा स्वयं राजेंद्र बाबू ने लिखी है। स्वतंत्र युद्ध के महानाटक के उस नादी पाठ में मानो सूत्र रूप में संघर्ष और विजय की सारी गाथा ही समा गई। यहाँ उसका ब्यौरा नहीं लिखूंगा, पर मई सन 62 में मुझे एक अभूतपूर्व सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं तीर्थ यात्रा पर निकला, उन सभी स्थानों की रज लेने जहां गांधी ने सन 1917 का अभियान किया था। तो गांधी जी ने क्या किए थे? सन 1917 में एक अभियान चलाए थे। उस तीर्थ यात्रा में मुझे सत्संग मिला कुछ उन महा अनुभवों का जो सन 17 में गांधी जी के साथ थे। सोने में सुहागा मोतिहारी में मिले थे श्री राम दयाल शाह। तो मोतिहारी में कौन मिले थे? श्री राम दयाल शाह। गांधी जी के रहने सहने का प्रबंध उनके हाथों हुआ था एवं श्री हरवंश सहाय, जो मुजफ्फरपुर से मोतिहारी गांधी जी के साथ गए थे और उन वकीलों में थे जो उस आंदोलन में उनके सलाहकार रहे। लौटने पर मुजफ्फरपुर में श्री रामनवमी प्रसाद ने मुलाकात और दौर तक बातें हुई। रामनवमी बाबू और राजेंद्र बाबू उन दिनों गांधी जी के साथियों में अग्रण्य थे। तो राजेंद्र बाबू और रामनवमी बाबू ये गांधी जी के साथी थे। जिस तेजस्वी किसान के आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया, वह राजकुमार शुक्ल सन 17 के पहले से ही श्री राम दयाल शाह, श्री रामनवमी प्रसाद और श्री हरवंश सहाय इत्यादि के संपर्क में आया था। तो इसी सबके कहने से गांधी जी चंपारण आए थे। राजकुमार शुक्ल की सन 30 के आसपास मृत्यु हो गई, किंतु मेरा अविस्मरणीय अनुभव रहा सिंदूर भितिहरवा गांव में। यह गांव अमोलवा के निकट है। तो सिंदूर भितिहरवा गांव कहाँ पे है? अमोलवा के निकट, जहां सन 17 में एमएन साहब की तूती बोलती थी। तो वहां सन 17 ईस्वी में एमएन साहब का राज्य था। जब गांधी जी चंपारण की रैयत को भय और अत्याचार के चुंगल से बचाने का प्रयत्न कर रहे थे, तब उन्होंने ग्रामीण जनता की सामाजिक अवस्था के सुधार का श्री गणेश भी किया। तो श्री गणेश करना मतलब होता है शुरुआत करना, शुरू करना, आरंभ करना। श्री रामनवमी प्रसाद ने बताया कि एक दिन किसी गांव में किसानों की शिकायतों का अध्ययन करने गांधी जी जा रहे थे। तो एक दिन कोई किसान शिकायत किया गांधी जी के पास कि मतलब कोई चीज का शिकायत किया, तो गांधी जी उसी का अध्ययन करने जा रहे थे कि बात सही है या नहीं है। दूर जाना था, हाथी पर दोनों सवार थे, कड़ी धूप थी। तभी गांधी जी ने ग्रामों की दुर्व्यवस्था को दूर करने में शिक्षा की महत्ता पर अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने कहा कि जब तक ग्रामीण बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक केवल आर्थिक समस्याओं को सुलझाने से काम नहीं चलेगा। तो क्या बोले गांधी जी कि जब तक वहां पे ग्रामीण बच्चा लोग का जब तक शिक्षा का कुछ व्यवस्था नहीं होगा, तब तक ये सब करने से
कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वे चंपारण में कुछ ग्रामीण विद्यालयों की स्थापना करना चाहते हैं। तो गांधी जी क्या किए, गांव सब में विद्यालय खोलने के लिए चाहे। थोड़े दिन बाद उन्होंने 3 गांवों में आश्रम विद्यालय स्थापित किए, बरहरवा, मधुबन और भितिहरवा। तो 3 गांव में विद्यालय खोले। तो उस सब गांव का नाम क्या है? ये पहला बरहरवा, दूसरा मधुबन और तीसरा भितिहरवा। कुछ निष्ठावान कार्यकर्ताओं को तीनों गांव में तैनात किया और तीनों गांव में कुछ जो जानकार लोग थे उसको वहां पे तैनात किए। वे कार्यकर्ता आए गुजरात और महाराष्ट्र से। तो वहां जो काम करने वाले थे उस स्कूल में, तो कहाँ से आए? गुजरात और महाराष्ट्र से। बरहरवा का विद्यालय विदेश में शिक्षा प्राप्त इंजीनियर श्री बवन जी खोखले और उनकी विदुषी। अब तो हर स्कूल खोले तो स्कूल में शिक्षक भी चाहिए, तो उसके लिए क्या किए, तो सब जगह से अलग अलग जगह से बुलाए। तो बरहरवा का विद्यालय में जो कि इंजीनियर थे और शिक्षा प्राप्त करके आए थे श्री बवनजी खोखले और उसकी विदुषी, विदेश से शिक्षा प्राप्त करके आए थे बवनजी खोखले और उनकी विदुषी अवंतिका खोखले ने चलाया। तो साथ में देवदास गांधी भी थे और साथ में उसके साथ देवदास गांधी जी थे। मधुबन में गांधी ने मधुबन में गांधी जी किसको रखे? तो गुजरात से नरहरिदास पारीख और उनकी पत्नी तथा अपने सेक्रेटरी महादेव देसाई को भेजा। कुछ दिन आचार्य कृपलानी भी वहां रहे। तो मधुबन में आचार्य कृपलानी भी कुछ दिन रहे। भितिहरवा के अध्यक्ष थे वयोवृद्ध डॉक्टर देव और सोमन जी। बाद में वहां पुंडलिक जी आए। स्वयं कस्तूरबा भितिहरवा आश्रम में रही और इन कर्मठ और विद्वान स्वयंसेवकों की देखभाल करती रही। अब इन विद्यालयों का आदर्श क्या था, इस बारे में गांधी जी ने एक पत्र लिखा चंपारण के तत्कालीन अंग्रेज कलेक्टर को। तो गांधी जी किसको पत्र लिखे? चंपारण के तत्कालीन अंग्रेज कलेक्टर को लिखे, जिससे शिक्षा संबंधी उनके आदर्शों को प्रकाश पड़ता है। मैंने इन स्कूलों में किसी तरह का नाप तोला पाठ्यक्रम चालू नहीं किया, यानी कि नाप तोल के पाठ्यक्रम चालू नहीं किया। सब जगह जो अगर इस विद्यालय में जो जरूरत है तो हर विद्यालय में, जो तीनों विद्यालय खोले थे तो सब विद्यालय में उसी तरह अपना भागीदारी निभाए, क्योंकि मैं तो पुरानी लीग से हटकर चल रहा हूँ। यानी गांधी जी बोलते हैं कि हम पुराने सोच विचार में नहीं है, हम पुराने लीग से हटकर, यानी इसका कुछ अपना अलग रास्ता था। वर्तमान शिक्षा पद्धति को तो मैं खौफनाक और है मानता हूँ। तो अभी वाला शिक्षा को गांधी जी क्या मानते थे? खौफनाक, यानी कि बहुत ही डरावना। छोटे बच्चों के चरित्र बुद्धि का विकास करने के बजाय यह पद्धति उन्हें बौना बनाती है। अपने प्रयोग में वर्तमान पद्धति के गुणों को ग्रहण करते हुए मैं उनके दोषों से बचने की चेष्टा करूंगा। तो मुख्य उद्देश्य यह होगा कि बच्चे ऐसे पुरुष और महिलाओं के संपर्क में आए जो सुसंस्कृत हो और चरित्र जिनका निष्कलुष हो। तो गांधी जी क्या चाहते थे? तो बच्चे उसी के संपर्क में आए जिसके पास अच्छा शिक्षा हो और जा करके जो अच्छा संस्कार दे पाए। नहीं तो क्या होता है, बच्चा क्या होता है? गीली मिट्टी होता है, जैसे उसको ढालेंगे उसी तरह ढल जाएगा। तो मैं तो इसे ही शिक्षा मानता हूँ, अक्षर ज्ञान तो इस उद्देश्य की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। यानी कि अक्षर सीखना तो शिक्षा का मात्र एक साधन है। जीविका के लिए जो बच्चे नए साधन सीखना चाहते हैं उनके लिए औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। इरादा यह नहीं है कि शिक्षा पा लेने के बाद ये बच्चे अपने वंशगत व्यवसायों को छोड़ दे। जो ज्ञान वे स्कूल से प्राप्त करेंगे उसका उपयोग खेती और ग्रामीण जीवन को परिष्कृत करने में होगा। यानी कि जो विद्यालय से सीखेंगे तो वो क्या करना है, तो उसको अपना जैसे खेती के लिए कुछ सीख लिया तो उसमें उसको उपयोग मदद मिलेगा शिक्षा से, कुछ ही समय के लिए सही। गांधी जी ने इस आदर्शों को भितिहरवा में भी कार्यान्वित करने की चेष्टा की गई। उसी भितिहरवा में मैं पहुंचता हूँ
और मेरा भाग्य देखिए कि उसी दिन वहां मौजूद थे श्री पुंडलिक जी। सन 17 में इन्हीं पुंडलिक जी को गांधी जी ने बेलगांव से बुलाया। तो सन 17 ईस्वी में गांधी जी पुंडलिक जी को कहां से बुलाए थे? बेलगांव से बुलाए थे। भितिहरवा आश्रम में रहकर बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो भितिहरवा आश्रम के लिए पुंडलिक जी को बुलाए थे कि वहीं पर रह करके बच्चों को पढ़ाएंगे और ग्रामीण वासियों के दिल में भय दूर करने के लिए, और ग्राम वासियों का हृदय से भय को दूर करने के लिए। तो क्या भय था? तो वो अंग्रेज लोग जो डरा करके रखा था हेमंत साहब, तो उसी का भय निकालने के लिए वे लगभग 1 साल रहे और फिर अंग्रेज सरकार ने उन्हें जिले से निर्वासित कर दिया। लेकिन इतना समय बीत जाने पर भी हर 2-3 साल में अपने पुराने स्थान को देखने पुंडलिक जी आ जाते हैं। उनके शिष्य भी मौजूद हैं, वृद्ध हो चले हैं, किंतु पुंडलिक जी का तेजस्वी व्यक्तित्व, बलिष्ठ शरीर, दबंग आवाज साक्षी है। तो पुंडलिक जी क्या थे? थोड़ा बलिष्ठ शरीर यानी कि अच्छा हष्टपुष्ट शरीर था और दबंग आवाज भी बुलंद था उसका। उस अग्नि शिक्षा के जिसने गांधी जी के शीतल बंधन में बंध जाना मंजूर किया। पुंडलिक जी ने वह कमरा दिखाया जहां बैठकर गांधी जी काम करते थे और वह मेज जिस पर शायद उन्होंने चिट्ठियां लिखी, यानी गांधी जी जिस पर चिट्ठी लिखे थे बैठ करके वो मेज दिखाते हैं और जा करके वो कमरा जहाँ पे गांधी जी रहे थे तो वो कमरा को दिखाते हैं। एक मठ के निकट यह आश्रम है। तो वो आश्रम कहाँ था? एक मठ के निकट। गांव में गांधी जी को आश्रय देने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। तो गांव में कोई गांधी जी को आश्रम नहीं दिया, डर से तो नहीं देता है। तो वो एक पेड़ के नीचे मठ में एक आश्रम बना के रहते हैं। मठ के महंत ने एक महुए के पेड़ के नीचे जगह दी। गांधी जी ने खटिया बिछाई और बाद में एक झोपड़ी बनाई जिसमें डॉक्टर देव आकर रहे और आश्रम को चलाते रहे। उस झोपड़ी की एमन साहब के कर्मचारी ने जला भी दिया। अब देखिए क्या हुआ, एक तो वहां पे रहने के लिए उसको जगह नहीं मिला, लेकिन जो वहां पे झोपड़ी में रह रहे थे मठ पेड़ के नीचे, तो वो झोपड़ी को भी एमन साहब क्या कर दिए? जलाने का आदेश दे दिए। बाद में वो खपरेल का भवन बना अब भी बहुत कुछ मौलिक अवस्था में है। कस्तूरबा यहाँ रहकर आश्रम के कार्यकर्ताओं की देखभाल करती। गांधी जी प्राय बेतिया और मोतिहारी में ही रहते। तो गांधी जी प्राय कहाँ पे रहते? बेतिया और मोतिहारी में। पुंडलिक जी के 3-4 शिष्य भी मिले और पुंडलिक जी ने सन 17 के अपने रोचक अनुभवों की कथाएं भी सुनाई। एक दिन एमन साहब उनके आश्रम में आया। कायदा था कि साहब जब आए तो गृहपति उनके पैर घोड़े की लगाम पकड़े। तो वहां पर क्या कायदा था कि अगर कोई अंग्रेज का आता था, एमन साहब आता था, तो सब जाकर के उसका मतलब पैर में गिरता था। तो लेकिन अब पुंडलिक जी क्या किए? तो पुंडलिक जी ने कहा नहीं, उसे आना है तो मेरी कक्षा में आए। तो पुंडलिक जी अपना क्लास छोड़ के नहीं गए, क्योंकि वहां वो काम करने गए थे, किसी का गुलामी करने तो नहीं गए थे। तो इसीलिए जा करके बोले कि नहीं, उसको आना है तो वो खुद आए, मैं लगाम पकड़ने नहीं जाऊंगा। पुंडलिक जी ने गांधी जी से सीखी निर्भीकता और वही निर्भीकता उन्होंने गांव वालों को दी। तो गांव वालों को भी वही निर्भीकता दी, तो गांव वाले का भी डर धीरे धीरे समाप्त होने लगा। चंपारण अभियान का सबसे बड़ा वरदान यही निर्भीकता थी। आज जब हम स्वतंत्र और वातावरण में स्वच्छंदता का विनर्तन देखते हैं तो शायद हम उस निरंकुशता के आतंक का अंदाज भी नहीं लगा सकते। यानी कि अब जब आजाद हो गया सब कुछ, जब अंग्रेज चले गए हैं, तो उस टाइप का जब अत्याचार हो रहा होगा उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है कि क्या इंसान को फील हो रहा होगा। हमारे अगणित देशवासी इन ग्रामीण अंचलों में
कालयापन करते थे। गांधी जी ने उस दुर्भेद अंधकार को चीर दिया। तो वहां चंपारण में जो अंधकार छाया हुआ था, गांधी जी उसको खत्म कर देते हैं। किंतु उसी चंपारण में उनकी दूसरी सीख को हमारा शिक्षित समाज हृदयगम नहीं कर सका। मैंने गांधी जी का तत्कालीन पत्र व्यवहार अंशतः पढ़ा है। यानी गांधी जी एक पत्र लिखे थे, तो उसी के बारे में बोल रहे कि वो पढ़े थे। एक भी वाक्य ऐसा नहीं लिखते थे जिसके तथ्य की उन्हें पूरी जानकारी ना हो। तो गांधी जी कोई भी वर्ड फालतू नहीं लिखते थे, हर वर्ड का रहस्य होता था। तो वहां पे बोल रहे हैं, और ये नहीं कि कोई बोल दिया तो लिख देगा, तो ऐसा कोई बात नहीं था। जब तक उस बात का पूरा अच्छा तरह से तर्क वितर्क और जाकर खुद से देख नहीं लेते थे, तब तक वो किसी का बात को सही नहीं मानते। जब तक अपने आंखों से नहीं देखते थे, तब तक उस बात को सही नहीं मानते थे। अधिकांश पत्र अंग्रेज अधिकारियों को लिखे गए थे, तो ज्यादातर पत्र अंग्रेज अधिकारी को लिखे थे। उनके पास तरह तरह की खबरें आती, अति रंजनापूर्ण। आजकल का जमाना होता तो लोग उन खबरों को समाचार पत्रों में छापते। तो आजकल का जमाना होता, तभी समाचार पत्र था नहीं, तो वही बोल रहा है कि आजकल का अगर जमाना होता तो वो सबको किसमें छापा जाता, अखबार में, समाचार पत्र में। किंतु गांधी जी का बात को तोतले स्वयं सत्यापन करते, बिना छानबीन के किसी के भी मामले में नहीं लिखते। तो कोई भी मामला में झूठी बात नहीं लिखते, जब तक छानबीन नहीं कर लेते थे कि ये बात सही है या नहीं है, तब तक नहीं लिखते थे। समाचार पत्रों में अपनी इंक्वायरी के समाचार बहुत कम देते। किसी गांव से अत्याचार की खबर आती तो वहां जाकर खुद पूछताछ करते। किसी गांव में पता चलता कि यहाँ ये हो गया है, तो जाकर के वहां पता करते थे हाँ बात सही है या नहीं है। अत्याचार की खबर आती तो वहां जाकर खुद पूछताछ करते, या राजेंद्र बाबू, अनुग्रह बाबू, धरणीधर बाबू इत्यादि की जांच कराते, या किसी को भेजते थे वहां जांच के लिए। असल में जब सन 1916 की लखनऊ कांग्रेस में लोगों ने उनसे चंपारण की तस्त्र जनता के संबंध में प्रस्ताव रखने को कहा, तो बोले अपनी आंखों में देखे बिना और उन बातों की जांच पड़ताल किए बिना मैं उस मामले में नहीं पढ़ूंगा। यानी कि बिना जांच पड़ताल किए गांधी जी कोई मामले में नहीं पढ़ते थे। नीलहे साहब के बंगलों में जाकर उनकी बातों को भी सुनते। यही यही वह सत्य था जिसका आचरण उनके जीवन का संबल था। आज तो बिना जांच पड़ताल के दोषारोपण करना ही सामान्य व्यवहार है। आज तो छोटी सी बात को बढ़ाकर समाचार पत्रों एवं गृहमान चिट्ठियों में लिखना भेजना मामूली बात है। आजकल क्या है, छोटा सा बात को भी एकदम बढ़ा चढ़ा के लिखा जाता है और जाकर के उसको समाचार पत्र में छाप दिया जाता है, न्यूज में दे दिया जाता है। बट गांधी जी तभी इतना सब कुछ किए, लेकिन अगर आज का जमाना रहता तो वो सब चीज न्यूज में आ जाता, अखबार में आ जाता। कैसी है चंपारण की यह भूमि, मानो विस्मृत के हाथों अपनी बड़ी से बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत रहती है। गांधी जी निधि, गांधी जी द्वारा पावन किए गए स्थलों में कुछ स्मारक बना रही है। तो गांधी जी जो जो स्थल को पावन किए, शुद्ध कर रहे हैं, तो वहां पे कुछ स्मारक बन रहा है। लेकिन क्या वहां कोई तीर्थ टिक पाएंगे? यानी कि वहां पर जो तीर्थ करने आए हैं, घूमने के लिए आते हैं बाहर से, तो वो लोग यहाँ पे रह पाएंगे? तो भितिहरवा के पास ही रामपुरवा है, जहाँ ध्वस्त पड़े हैं 2 अशोक स्तंभ। तो भितिहरवा के पास रामपुरवा गांव है, जहाँ पे ध्वस्त यानी कि टूट गया है। क्या चीज टूट गया है? 2 अशोक स्तंभ। एक पर सिंह था और दूसरे पर बैल। तो उस स्तंभ में क्या था? एक पे सिंह था और एक में किसका फिगर बना हुआ था? एक में बैल का। पुष्ट मौर्य कला के नमूने, शायद रामपुरवा कोई बौद्ध तीर्थ स्थल रहा हो। गंडक नदी के किनारे कई बौद्ध स्थल है, कुशीनगर, लौरिया, नंदनगढ़, अरेराज, केसरिया, चांदकीगढ़ और वैशाली। वैशाली नगर गोरखपुर जिले में है।
तो वैशाली नगर कहाँ पे है? गोरखपुर जिले में। अब कुशीनगर स्वतंत्र जिला है। जहाँ गंडक को नारायणी कहा जाता है, तो कहा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा किस नदी को नारायणी के नाम से जाना जाता है? तो गंडक नदी को। अब नदी कई मील हट गई है। भगवान बुद्ध की निर्वाण शैया की वह मूर्ति निसंदेह विराट है। संभवतः इस मूर्ति और मंदिर का निर्माण ईसा की प्रथम या द्वितीय शताब्दी में उन्हीं लोगों ने कराया जिन्होंने बोध गया का मंदिर बनवाया था। जिस स्थान पर कुशीनगर की निवासियों ने तथागत के शरीर को भस्म किया था, वहां एक ध्वस्त स्तूप खड़ा है। तथागत की भस्म के ऊपर गंडक नदी के आसपास अनेक स्तूप बने, अनेक स्मारक बने। गंडक के पूर्वी तट पर बिहार में नंदनगढ़ का विशाल स्तूप प्राचीन स्थापत्य की अभूतपूर्व कृति है। इसका मुकाबला जावा का बगबदूर का मंदिर ही कर सकता है। अब तक इसका काल निर्णय नहीं हो पाया, तो अब जाकर के यानी कि चंपारण में क्या क्या चीज था, तो उसी के बारे में बताया जा रहा था। तो 82 फुट ऊंचे 1500 फुट वृत्ताकार इस स्तूप के शीर्ष स्थल के निकट मैंने वह स्थान देखा जहां एक छात्राकार स्मारक के भीतर कांसे के बर्तन में भोजपत्र पर लिखी 4वीं शताब्दी की एक बौद्ध पांडुलिपि पाई गई थी। थोड़ी ही दूरी पर अशोक का बनाया हुआ लौरिया नंदनगढ़ का सिंह स्तंभ है। मेरे विचार में यह अशोक का सबसे कलापूर्ण स्तंभ है। लेख भी स्पष्ट है, उसमें लिखा हुआ है। तो इस लेख और उससे कुछ दक्षिण में अरेराज स्तंभ पर अंकित लेखों में शासन के सिद्धांतों का प्रतिपादन है। महापात्रों को जनता के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसका आदेश है। यानी कि जो नेता लोग होता है उसको जनता लोग से किस तरह व्यवहार करना चाहिए, वो उसमें लिखा हुआ है। पशु वध की मनाही की गई है, तो पशु को नहीं मारने के लिए कहा गया है। तत्कालीन कमिश्नरों को अपने कर्तव्य और आदर्शों की याद दिलाई गई है। आजकल का कमिश्नर मैं गहन स्पर्शी सिंह की भगीमा और उसके नीचे खुदे लेखों को देखते देखते मानो 2200 वर्ष पहले की प्रतापी किंतु करुणाद स्वर की प्रतिध्वनि सुन पा रहा हूँ। वह स्वर आज भी कितना खड़ा है, आज के अधिकारी वर्ग के लिए भी कितना चुनौतीपूर्ण है। लोरिया नंदनगढ़ से ही एक नदी रामपुरवा और भितिहरवा होते हुए उत्तर में नेपाल के निकट भिगनाथोरी तक जाती है। नाम के पंडई नदी और शायद इसी के सहारे भगवान बुद्ध और बाद में अनेक भिक्षु भिकना शब्द से साम्य देखे जाते थे। लुम्बिनी और नेपाल, फान और हेनसोंग भी इसी पथ से आए थे। यानी कि फान और हेनसोंग भी वही रास्ते से आए थे। लोरिया नंदनगढ़ निश्चय ही यह विशाल पावन स्थल रहा होगा। अनेक टीरे खुदवाई की प्रतीक्षा में सदियों का रहस्य अपने हृदय में छुपाए पड़े हैं। लोरिया के दक्षिण में अरेराज के दक्षिण में केसरिया और फिर वैशाली। यही तो वह पथ था जिससे भगवान बुद्ध अपनी अंतिम यात्रा पर गए थे। तो इसी रास्ते से भगवान बुद्ध क्या किए गए, कहाँ गए थे? अपने अंतिम यात्रा पे गए थे। अपनी परम प्रिय नगरी गणतंत्री लिच्छवियों की राजधानी वैशाली में अंतिम दर्शन के लिए भगवान ने अपने समस्त शरीर को गजराज की तरह घुमाया और बोले, आनंद, तथागत का यह अंतिम दर्शन है। लिच्छवी रास्ता रोक कर खड़े हो गए। बीच में
नदी आ गई, तथागत ने अपना भिक्षापात्र उन्हें दे दिया। इसी वैशाली में अंबाली ने तथागत को अपना आम्रकानन समर्पित किया था और इसी वैशाली में जैन धर्म के तेजस्वी तीर्थकर भगवान महावीर का जन्म हुआ था। तो वहीं पे वैशाली में ही भगवान महावीर का जन्म हुआ था। आज जैन समाज अपनी इस पुण्य धरोहर को भूल गया है, ऐसे ही जैसे पौराणिक धर्मावलंबी हिमालय की तलहटी में भैंसालोटन की महत्ता को भूल गए। जहां हिमालय की छोटी पहाड़ियों के बीच गंडक चट्टानी दीवारों में नदी दीवारों के बीच गुजरती है, वहां मैंने देखा घड़ियालों का निवास स्थल। किंवदंती है कि गजग्रहा की लड़ाई वहीं शुरू हुई। पंचनद नदी गंडक से वहीं मिलती है। पंचनद के ऊपर तमसा नदी भी मिलती है। तो वहां पे कौन कौन सा नदी मिलता है तो उसके बारे में लिखा गया है। वहीं शायद वाल्मीकि आश्रम है, तो वहीं पे वाल्मीकि जी का आश्रम है। अनेक ध्वस्त मूर्तियां बिखरी पड़ी है और बहुत सारा टूटा हुआ मूर्ति इधर उधर बिखरा हुआ है। इस गंडक के सहारे सहारे चलिए तो 173 मील की दूरी पर पटना के सामने सोनपुर के निकट गंडक गंगा के संगम पर हरिहर क्षेत्र मिलेगा, जहां कहते हैं गजग्रहा युद्ध समाप्त हुआ और गज का संकट मोचन हुआ। तो गजग्रह युद्ध समाप्त होता है और जाकर के गजग्रह युद्ध समाप्त हुआ और गज का संकट मोचन हुआ। हाथी से वहां पे युद्ध लड़ रहे थे, तो वही युद्ध समाप्त होता है और सबका कल्याण होता है। वर्तमान और अतीत की आदनहीन करी है गंडक नदी। ना जाने कितने महात्माओं और संतों ने इनके किनारे तप और तेज पाया। तो बहुत सारे संत लोग उसी नदी के किनारे आकर के क्या करते थे, साधना ध्यान करते थे, तप करते थे, साधना करते थे, किंतु गंडक कभी गंभीर ना बन सकी और इसलिए इसके किनारे तीर्थ स्थल भी अस्थायी ना रह सके। हिमालय के चरणों में त्रिवेणी से लेकर सोनपुर के हरि क्षेत्र पर तक गंडक के किनारे पर ऐसे तीर्थों की मानो समाधियां बिखरी पड़ी है, जो शायद अवसर मिलने पर अयोध्या, हरिद्वार, मथुरा, काशी बन जाते। पर गंडक तो उच्छृंखल कन्या ही रही। ज्येष्ठा सहोदरा गंगा का गार्भीय इससे सुहाया ही नहीं। तब अतीत की कौन स्मृतियां गंडक ने छोड़ी है। भवन नहीं, मंदिर नहीं, घाट नहीं। हवाई जहाज से गंडक घाटी के दोनों ओर नाना आकृति के ताल दिख पड़ते हैं। तो हवाई जहाज से वहां पे घाटी में बहुत तरह से आकृति सब दिखाई देता है। वही उथले, कहीं गहरे, किंतु प्रायः सभी, तो कहीं पे ऊंचा, कहीं पे नीचा, तो कहीं कुछ टूटा हुआ, कहीं कुछ बिखरा हुआ, तो हवाई जहाज से दिखाया जाता है। सस्य श्यामला धरती रूपी गगन के विशाल अंतस में ठिठकी हुई बदहालियों की भांति टेढ़े मेढ़े परंतु शुभ्र एवं निर्मल इन तालों को कहते हैं चोर और मन। तो वो ताल को क्या कहा जाता है, चोर और मन। चोर उथले ताल हैं जिनमें पानी जाड़ों और गर्मियों में कम हो जाता है और खेती भी होती है, तो उसी इस पानी से खेती भी होता है। मन विशाल और गहरे ताल है। मन शब्द मानस का अभ्रंश है। गंडक के उछिखल नर्तन के समय बिखरे हुए आभूषण है, मानो ये मन और चोर। बाढ़ आई, तटों का उच्छिखलन, नदी उल्लंघन, तटों का उल्लंघन कर नदी ने दूसरा पथ पकड़ा, यानी कि तट को उल्लंघन कर दिया, यानी कि उसको पार करके नदी दूसरा रास्ता पकड़ लेती है। क्योंकि कहा गया है पानी को कोई नहीं रोक सकता, वो जिधर अपना रास्ता चाहेगी उधर बना ही लेगी।
पानी को रोक के कोई नहीं रख सकता। पुराने पथ पर रह गए ये चोर और मन, जिसकी गहराई तल को स्पर्श कर धरती के हृदय से स्रोत को फोड़ लाई, वही मानस बन गए। ऐसा ही एक ताल है सरैया मन। बेतिया नगर से 4 मील दूर कच्ची और ऊबड़ खाबड़ सड़क से हम लोग पहुंचे एक मनोरम जंगल के किनारे। त्रयोदशी का चांद अपना साम्राज्य फैलाए हुए था। बेतिया राज ने इस जंगल को सुरक्षित रखा। तो बेतिया राज थे तो वो जंगल को सुरक्षित रखे थे। और यह 130 एकड़ रकबे का अभय क्षेत्र है। जंगल विभाग की ओर से सौगौन, यूकलिप्टस, आम इत्यादि के वन लगाए जा रहे हैं। एक नर्सरी भी है, किंतु प्राचीन जंगल को भी सुरक्षित रखे जाने की कोशिश की जा रही है। 1 मील वन पथ पर चलने के बाद हम मन के किनारे पहुंचे। विशाल ताल, बीच में द्वीप और 3 और जल राशि। नौका विहार को निकले, यानी कि नाव से बिहार घूमने के लिए निकले थे। नन्ही लहरियों पर चांदनी के प्रतिबिंब खगोत बार बार झलक दिखाकर अंतर्धान हो जाते। और थोड़ा थोड़ा वहां पे क्या होता था, पानी में जब बनता था धार बहने वाला, तो थोड़ा थोड़ा दूर पे दिखता था, फिर मिट जाता था। नौका आगे बढ़ी। सामने रजत राशि, निश्चिम, बाईं तरफ द्वीप और कमल पत्र, और दाएं घने वृक्ष, जिनकी छाया मानो नौका को गरजने को आतुर थी। बीच धारा में पहुंचने पर नाविकों ने कहा, जल पीजिए। तो जब बीच धारा में गए तो नाव चलाने वाला क्या बोलता है कि बोल रहे हैं कि वहां का पानी पीने के लिए। तो बोल रहे हैं यहाँ का पानी क्या होता है, स्वास्थ्य वर्धक होता है, यानी कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। बात यह है कि शताब्दियों से यहाँ किनारे पर लगे जामुन के वृक्ष समूह से जामुन के अगिनत फल गिरते रहे। तो वहां पे क्यों अच्छा है वहां का जल, तो इसलिए क्योंकि वहां पे जो है जामुन का पेड़ लगा हुआ था। तो जामुन स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, इसीलिए जब वो पानी में गिरता है तो इसीलिए वो पानी को भी स्वादहीन, वहां का पानी को भी मीठा बना दिया था और स्वास्थ्य के लिए अच्छा है बताया गया। और इस तरह सरैया मन के जल का वैधक सिद्धांत के अनुसार शोध होता रहा। तो वहां का सरैया मन का जल क्या हुआ, वहां पे शुद्ध होता रहा, वही जामुन के पेड़ के कारण। बेतिया नगर से अनेक अमीर बीमार इस जल को घरों में मंगाते हैं। तो और अमीर सब क्या करते हैं, जब बीमार पड़ते हैं तो वहां का जल अपने घर में लेके जाते हैं। सरैया मन का जल स्थिर है, निबंध है, किंतु गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है। जिसने इतने तीर्थ तोड़े, क्या वह कोई वरदान दे सकेगी उन असंख्य प्राणियों को जो इसकी घाटी में संघर्ष और अभाव का जीवन बिताते रहे हैं। चंपारण जिले में मोटर से घूमते हुए जहां मैंने इतने ध्वस्त स्तूप, मंदिर और स्तंभ देखे, वहां एक और भी प्रकार की प्राचीरें जगह जगह मस्तक उठाए दिख पड़ी। ये ईंटें और पत्थरों के निरूपराय खंडहर नहीं है। तो वहां वो क्या बोल रहा है, वो खंडहर नहीं है। इन पर प्राचीन लिपियों में लेख भी नहीं, लेकिन नई खुदालियों और फावड़ों की छाप, नए पौरुष की छाप इन पर। ये प्राचीरें हैं गंडक घाटी योजना की नहरों के तटबंध, जिन्हें लाखों मजदूर तैयार कर रहे हैं। एक होगी पश्चिम नहर 120 मील लंबी, जिसका 11.5 मील नेपाल में पड़ेंगे। 68 मील उत्तर प्रदेश गोरखपुर और देवरिया जिले में, और शेष बिहार के सारण जिले में है। पूर्वी नहर की लंबाई 155 मील होगी। इसके द्वारा नेपाल और तिरहुत के विशाल क्षेत्र की आब पासी होगी। इसके अलावा नेपाल के लिए एक पावर हाउस भी बनेगा। तो बोला जा रहा है कि नेपाल के लिए वहां क्या करेगा, एक पावर हाउस बनाएगा।
भैंसा-लोटन से ये नहरें निकलेगी। तो वो नहर कहाँ से निकलेगा? भैंसा-लोटन से। और वहां लगभग 3000 फुट लंबा बराज बन रहा है। तो क्वेश्चन में आएगा कि वहां पे बराज कितना फुट बन रहा है? तो 3000 फुट। उसके ऊपर से सड़क और रेल ले जाए जाने की संभावना है। कुल मिलाकर 41.49 लाख एकड़ जमीन की आब पासी इन नहरों से होगी। कुल व्यय होगा लगभग 40 करोड़ रुपये। भैंसा-लोटन में भारतीय इंजीनियर जंगल के बीच इस नवीन जीवन केंद्र का निर्माण कर रहे हैं। प्राणवान विद्युत तुल्य सिराओं का जल फैला रहे हैं। मोटर बोट गंडक के वक्ष स्थल को चीरकर आगे बढ़ रही थी और इंजीनियर मुझे बराज और नहरों की टेक्निकल बातें समझा रहे थे और मैं सोच रहा हूँ शायद युग युगों से होती आई गज और ग्राह की लड़ाई का अंत होने जा रहा है। यानी कि हाथी सबसे जो लड़ाई होता था तो वो सबका अब अंत हो जाएगा। सैन्य और अभाव के ग्रह के विकराल मुख से फंसे जन समुदाय का संकट मोचन करने के लिए यानी संकट को हरने के लिए एक अजय पौरुष युक्त नारायण के विराट रूप का निर्माण हो रहा। ये नहरें हैं उस नारायण के अनेक भुजाएं हैं। बिजली के तारों का जाल ही तो उसका त्राणकर्ता चक्र है। तो वो नहर जो था तो वहां पे जो बनाया गया था तो वो आदमी के लिए बहुत ही राहत के का काम करता था। उससे लोग क्या करते थे? खेती करते थे या बहुत सारा जो भी जरूरत पानी का पड़ता था वो नहर से लेते थे। इसीलिए उस नहर को नारायण का भुजा कहा गया। और मैं मन ही मन नमस्कार करता हूँ इन इंजीनियरों को, विश्वकर्माओं को, मजदूरों को जो भगवान के इस नूतन विराट रूप में विधाता है, जिसकी बुद्धि और परिश्रम की गाथा कवि और कलाकार अंकित करे या ना करे, लेकिन जिनकी बनाई मूर्तियों में प्राण का संचार होते ही सदियों से भग्न मंदिर ज्योतित हो उठेंगे। और वहां का मंदिर जो है बहुत दिन से जो भग्न हो गया है वो क्या होगा? अब ज्योति यानी कि चमकने लगेगा। ओ सदानीरा, ओ चक्रा, ओ नारायणी। तो ये सब उसी नदी का नाम है, गंडक नदी का नाम। ओ महागंडक, युगों से दीनहीन जनता का इन विविध नामों से तुझे संबोधित करती रही है। तो यहाँ पे जनता लोग यानी कि जो भी दीन है, गरीब है, सब इस नदी को इस नाम से संबोधित करते हैं। ओ सदानीरा, ओ चक्रा, महानारायणी, गंडक, तेरी चिर चंचल धारा से उनकी आराधना के कुसुमों अगणित तीर्थों को ठुकरा दिया। पर आज तेरे पूजन के लिए जिस मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही, यानी कि तुम्हारे पूजन के लिए जो मंदिर बनाया जा रहा है उसकी नींव बहुत गहरी है, इसे तू ठुकरा ना पाएगी, यानी कि इसको तुम्हें को अपनाना ही पड़ेगा। तो वो सदानीरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो अब इसके आगे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो आएगा। तो इतने देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।